अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस सेशन में हमने बात की थी डेटा एनालिटिक्स की ट्रेनिंग के हवाले से। उसका एक इंट्रोडक्शन दिया था, आगे चल के उसका क्या फ़ायदा होगा आपको, फ्रीलांसिंग है तो कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। आज के दिन में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। हमारी ट्रेनिंग के अंदर कौन कौन से टूल्स हैं जो हम सीखेंगे, किस लेवल तक सीखेंगे, और उनको फर्दर हम सेग्रीगेट करेंगे। सो बेसिकली ये ट्रेनिंग 3 टूल्स के ऊपर आपको दी जाएगी। पहला टूल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। प्रेफरेबली अगर आप माइक्रोसॉफ्ट 365 या कोई लेटेस्ट वर्जन यूज कर सकते हैं तो आपने वो यूज करना है। 4 चीजें चेक करनी है, वो उसके अंदर होनी चाहिए। पहली चीज, आपने इसमें लिख के चेक करना है यहाँ पे इज इक्वल टू, और उसके बाद आपने लिखना है एक्स लुकअप। अगर तो एक्स लुकअप है तो फिर आपका एक्सेल ठीक है। दूसरी चीज आपने चेक करनी है यूनिक। अगर यूनिक का फंक्शन है फिर भी ठीक है। और तीसरी चीज आपने यहाँ पे चेक करनी है फिल्टर। ये 3 चीजें चेक कर ली। चौथी चीज आपने चेक करनी है, इधर पाई लिखें। अगर ये इस तरह से पाइथन का ऑप्शन आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप 100% ठीक हैं। एक और चेक आप करना चाहें तो को पायलट को भी आप देख सकते हैं। ये है हमारा पहला टूल। दूसरा टूल गूगल शीट है। ऐसा ही है जैसी एक्सेल है, थोड़े से फर्क के साथ। और वो फर्क उसका किसी हद तक गूगल शीट की साइड पे ठीक है, और किसी हद तक जो है वो एक्सेल के कंपैरेटिवली स्लो आप कम कह सकते हैं, कहीं पे एक्सेल से बेहतर कह सकते हैं। वो मल्टीपल चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। और एक तीसरा टूल है लुकर स्टूडियो का। लुकर स्टूडियो ये भी एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल है, जिसमें लोग चार्ट्स ग्राफ बनाते हैं, उनको विजुअलाइज करते हैं और फिर अपनी रिपोर्टिंग को देखते हैं। अगर हम बात करें एक्सेल की, तो मैं एक्सेल को किसी भी नए फ्रीलांसर के लिए बेस कहता हूं कि ये आपकी बेस बनती है। बेस कैसे बनती है? क्योंकि ये तकरीबन हर कंपनी में यूज होती है। हर रोल के लिए आपको एक्सेल चाहिए। और आप किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, आप एचआर में हैं, आप मार्केटिंग में हैं, सेल्स में हैं, फाइनेंस में हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में एक्सेल आप यूज कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये स्टार्टिंग पॉइंट सबसे बेस्ट होता है। एक्सेल की ट्रेनिंग को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हिस्से को हम डैशबोर्डिंग कहेंगे। जब मैं डैशबोर्डिंग की बात करता हूं तो इसका मतलब ये है कि हमने इसमें फार्मूले, ग्राफ, ड्रॉप डाउन्स, इन सब चीजों के ऊपर काम करना है। हमने एक प्रॉपर डैशबोर्ड बनाना सीखना है। दूसरा पार्ट जो है, इसको हम 100% दूसरे पार्ट को नहीं सीखेंगे, लेकिन आपको मैं एटलीस्ट एक पटड़ी पे चढ़ा दूंगा, क्योंकि जाहिर है वो एक फुल फ्लेज ट्रेनिंग है और उसके लिए एक सेपरेट हमें वो अरेंज करना पड़ेगा। वो है ऑटोमेशन का। ऑटोमेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं जी? ऑटोमेशन के लिए हम मैक्रोज यूज करते हैं, जो कि डेफिनेटली इस ट्रेनिंग में आप सीखोगे। और ऑटोमेशन के लिए हम वीबीए यूज करते हैं, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। सो वीबीए की जो ट्रेनिंग है वो इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जो मैक्रोज हैं ये इसमें इंक्लूडेड है। और तीसरा पार्ट है पावर टूल्स का। पावर टूल में क्या है जी? पावर टूल्स के अंदर आपके पास नंबर 1 पे है पावर क्यूरी, नंबर 2 पे है पावर पिवट, और पावर पिवट में हम डैक्स वगैरह लिखना भी सीखेंगे। तो ये तो हो गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हवाले से। दूसरी चीज जो है वो है गूगल शीट। अब मैं आपको जरा गूगल शीट भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब ये गूगल शीट है। इसमें भी वही चीजें हैं जो एक्सेल में आपको नजर आ रही है, लेकिन थोड़ा सा देखने का स्टाइल डिफरेंट है। और तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई है वो लुकर स्टूडियो है, और लुकर भी यहाँ पे कहीं पे खुला हुआ होगा मेरे पास। नहीं है तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। लुकर और गूगल शीट ये गूगल की प्रोडक्ट्स हैं, और जो एक्सेल है ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। अब लुकर के अंदर इस तरह के डैशबोर्ड्स वगैरह बनते हैं। मैं कोई आपको डैशबोर्ड ओपन करके दिखा देता हूँ। इस तरह से डैशबोर्ड्स बनते हैं लुकर स्टूडियो के अंदर। आप एक्सेल में भी बना सकते हैं, आप गूगल शीट में भी बना सकते हैं। हो सकता है इतनी आसानी से ना बने, लेकिन बन जाते हैं। अच्छा, एक्सेल के अंदर बेसिकली है क्या कुछ? सबसे पहली चीज, इसके टॉप पे आप देखें ग्रीन बार आपको नजर आ रही होगी। ये जो ग्रीन बार है ना, इसको हम टाइटल बार कहेंगे। अब इसके ऊपर ऑटो सेव नजर आ रहा है आपको। जब आप फाइल सेव करते हैं वन ड्राइव के ऊपर, तो उसके बाद आप
जो कुछ भी टाइप करेंगे वो ऑटो पे सेव होता रहेगा। आपको कंट्रोल एस प्रेस करके या सेव का बटन प्रेस करके सेव नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने लोकल ड्राइव में सेव किया तो फिर भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है सेव का। आप यहाँ से, ये मेरा अगर कर्सर नजर आ रहा हो आपको, तो सेव कर सकते हैं। उसके बाद अनडू और रीडू है। अनडू का मतलब ये है कि मैंने लास्ट टाइम जो काम किया था उसको मैंने खत्म करना है, अनडू हो गया। लेकिन अगर उसको फिर वापस लेके आना है तो उसको रीडू कहते हैं। इसकी शॉर्टकट कीज भी हैं, कंट्रोल जी और कंट्रोल वाई, लेकिन वो आपको यहाँ पे कर्सर मूव करके अपने पास लिखनी है, या आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं कि किस काम के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है। लेकिन याद रखिएगा, शॉर्टकट की सीखनी या समझनी या याद करनी बहुत जरूरी है, आपकी काम करने की स्पीड बढ़ जाती है। इसके अलावा ओपन, न्यू, अच्छा ये जो टूल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इस सबको हम क्विक एक्सेस कहते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करो तो ये आप कोई टूल यहाँ से खत्म भी कर सकते हैं और कोई नया टूल इसमें ऐड भी कर सकते हैं। सो हम यहाँ से लेट्स से मैंने कुछ 2-3 टूल्स खत्म किए हैं। ये वन क्लिक के ऊपर काम करता है, इजी एक्सेसिबल है। उसके बाद आ जाती है बुक वन। बुक वन क्या चीज़ है? बुक वन बेसिकली इस फाइल का नाम है जो कि ओपन करने के बाद ऑटोमेटिकली रखा गया। हम इसका नाम करेंगे डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग, और उसके बाद हम कर देंगे डे वन, नहीं डे टू है आज, सॉरी। और इसको मैंने माई डॉक्यूमेंट में सेव किया। हमेशा याद रखिएगा, आपने बुक वन बुक टू के नाम से कभी भी सेव नहीं करना। जो भी डेटा आप उस एक्सेल फाइल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, सिर्फ वो डेटा उसी के तरह का नाम देना है। अब देखें, इसमें मैंने चूंकि वन ड्राइव में सेव किया तो मेरे पास ऑटो सेव का ऑप्शन ऑन हो गया। उसके बाद सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक के जो भी आपके डेटा के रिलेटेड चीज़ें हैं या टूल्स हैं वो आप सर्च कर सकते हैं। अब इधर आपको मेरी पिक्चर नजर आ रही होगी। बेसिकली मैंने अपना अकाउंट यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, तो आपके पास अगर इसके डेफिनेटली 365 आप बाय करते हैं तो आपके पास इसका अकाउंट होगा जो कि आपने लॉगिन करना है। और वो उसके बाद मिनिमाइज, रिस्टोर और मैक्सिमम 3 बटन है। उसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये आप मेरा कर्सर जरा ध्यान से देखिएगा किस किस रास्ते से ये गुजरता हुआ जा रहा है। और ये एक सर्कल मैंने इसके ऊपर बना दिया है। इस सारे को हम कहते हैं रिबन। अब रिबन जो है ये आपका तमाम टूल्स हर तरह के इसमें आ जाते हैं रिबन के अंदर। अब रिबन में ना टैब होते हैं, जैसे फाइल एक टैब है और होम एक टैब है। उसके बाद इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा रिव्यू, व्यू, ऑटोमेट, हेल्प और एआई एडिट, फॉर्मूला एडिटर, ये आपके पास होंगे। आपके पास क्या नहीं होगा? डेवलपर नहीं होगा, डेटा स्ट्रीमर नहीं होगा और पावर पिवट नहीं होगा। ये मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे एनेबल करने हैं। आपने ये जो ब्लैंक एरिया है ना, इस पे राइट क्लिक करना है और यहाँ से कस्टमाइज रिबन पे क्लिक कर देना है। जब आप कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डेवलपर, इसके बॉक्स चेक नहीं होगा, आपने इसको चेक कर देना है। चेक करके ओके करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डेवलपर टैब। डेवलपर टैब से आपने कॉम एडन्स पे क्लिक करना है और ये तीनों ऑप्शंस को चेक करके ओके करेंगे तो आपके पास ये चीजें भी आ जाएंगी। अब इसमें पावर पिवट भी हमारे पास आ गया, डेटा स्ट्रीमर भी आ गया। पावर पिवट बेसिकली वो चीज है जो कि आप बिग डेटा हैंडल करने के लिए यूज करते हैं। अच्छा, ये तो हो गए टैब। टैब के बाद आते हैं ग्रुप्स। अब जैसे ये क्लिप बोर्ड का एक ग्रुप है, एक फॉन्ट का ग्रुप है, अलाइनमेंट का ग्रुप है, नंबर है, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, एड-इन्स, फॉर्मूला बॉट, ये सारे ग्रुप्स हैं। और हर ग्रुप के अंदर ना कुछ टूल्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम पहले ग्रुप की बात करें जिसको क्लिप बोर्ड कहते हैं, तो इसमें कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर, ये सारे टूल्स हैं। और अगर आप इस नीचे इस एरो पे क्लिक करो तो आपको इसमें जो कुछ आपने इस वक्त कॉपी किया हुआ है वो भी यहाँ पे नजर आ जाएगा और आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट फॉन्ट का टूल है। तो अगर आप फॉन्ट की बात करें तो फॉन्ट लिखने के अंदाज का एक अंदाज है, यानी कि कौन रस्मुल खत कह सकते हैं आप उर्दू में। तो आपने कौन सा फॉन्ट यूज करना है, उसका साइज क्या यूज करना है, उसको बोल्ड करना है, इटालिक करना, इटालिक यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा करना है, या अंडरलाइन करना है, उसके ऊपर बॉर्डर लगाने हैं। अब जैसे ये मैंने कुछ सेल सेलेक्ट किए और उसके बाद इनको बॉर्डर अप्लाई कर दिया। तो अगर आप इस तरह करना चाह रहे हैं या आपने बैकग्राउंड देना है, मिसाल के तौर पे ये मैंने सेलेक्ट किया कुछ सेल और उनका बैकग्राउंड दे दिया। और जो मैं लिखना चाह रहा हूँ उसका अगर मुझे टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से ये भी कर सकता हूँ। ये इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज के दो शॉर्टकट्स हैं। नेक्स्ट अलाइनमेंट का है। अलाइनमेंट में आप टेक्स्ट को दो तरह से अलाइन करते हैं, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। हॉरिजेंटली आपने, अब ये पॉइंट आपने नोट करना है अपने पास। जब आप हॉरिजेंटली अलाइन करते हैं तो ये चीज याद रखिएगा, टेक्स्ट हमेशा हमेशा जो है वो लेफ्ट अलाइन होता है और नंबर्स हमेशा राइट अलाइन होते हैं। ये चीज आपने पक्की ज़हन में रख लेनी है। इसके अलावा आप इंडेंट इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं और आप टेक्स्ट का जो डायरेक्शन है ये चेंज कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, मल्टीपल सेल्स को एक बना सकते हैं।
या फॉर्मेट है, इसको भी आगे चल के डिस्कस करेंगे। नंबर फॉर्मेट है आपके पास टेक्स्ट फॉर्मेट है, डेट फॉर्मेट है, ये बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद स्टाइल्स हैं। स्टाइल्स में आपके पास टेबल का स्टाइल भी है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उस कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज हैं जिनकी आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं। अब जाहिर है उन तमाम एम्प्लॉयज को कोई टारगेट दिया गया था, किसी ने टारगेट अचीव कर लिया, किसी से टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो आप जिसका टारगेट अचीव हो गया उसको ग्रीन कर दें कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए, यानी कि 100% अचीव को आपने ग्रीन कर दिया। और अगर किसी का टारगेट जो है वो 90 टू 100 है तो वो येलो में चला जाएगा, और अगर 90 से कम है तो इसका मतलब है उसका टारगेट जो है वो बड़े मार्जिन से रहेगा, तो उसको हम रेड कर देंगे। तो इस तरह से ऑटो पे इस चीज को गेज करने के लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं ताकि हमें बार बार ये चेंजेस ना करनी पड़े। फिर सेल के ऑप्शन है, आप सेल इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ये सारे ऑपरेशन आपके राइट क्लिक के अंदर भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा एडिटिंग है, एड इन्स हैं और को पायलट है। को पायलट एक एआई टूल है जो कि चैट जीपीटी की तरह आपकी हेल्प करता है फार्मूला लिखने में, या कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो ये आपको हेल्प देता है। उसके बाद आप आ जाएंगे जी इंसर्ट के अंदर, आप पिवट टेबल यूज करते हैं, टेबल्स यूज करते हैं, फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर नया ये है। इसके अलावा इलस्ट्रेशंस के ऊपर काम कर सकते हैं जिसमें आइकॉन्स हैं, शेप्स हैं, इमेजेस हैं, 3D मॉडल्स हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये मुझे बताएगा मेरे पास जितनी विंडोज ओपन है उनमें से किसका मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने ये क्लिक किया तो ये देखें पाइथन की एक जुपिटर नोटबुक खुली हुई थी, उसका इसने स्क्रीनशॉट ले लिया है। इसी तरह से कहाँ थे जी हम इंसर्ट पे। इसी तरह से हमारे पास आगे चल के चेक बॉक्सेस हैं। आप चेक बॉक्स लगाना चाह रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चार्ट्स, मल्टीपल टाइप के चार्ट्स आप यूज करते हैं, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट और बबल चार्ट। इसके अलावा कॉलम है, रो है, कॉलम और बार। तो बहुत सारे चार्ट्स हैं जो आप यूज कर रहे होते हैं। फिर पिवट टेबल के साथ चार्ट यूज करना है तो पिवट चार्ट यूज कर लेते हैं। इसके अलावा स्पार्क लाइंस हैं, अगर आपने एक सेल के अंदर ही चार्ट बनाना है तो उसको स्पार्क लाइन कहते हैं। फिर फिल्टर स्लाइसर है, जब हम पिवट के साथ काम करेंगे तो हम स्लाइसर और टाइमलाइन यूज करेंगे। लिंक्स आप क्रिएट कर सकते हैं, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, या किसी सेल में चले जाएंगे, या कोई यूआरएल आप एक्सेस कर लेंगे। आप कमेंट कर सकते हैं, अगर मिसाल के तौर पे हम सारे इकट्ठे एक ही जगह पे काम कर रहे हैं और हमने शीट जो है वन ड्राइव पे या शेयर पॉइंट पे शेयर की हुई है, और मुझे मिसाल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे मंजर को एक टास्क असाइन करना है, तो मैं यहाँ पे न्यू कमेंट पे क्लिक करूंगा और उसके बाद मंजर की ईमेल सर्च करके यहाँ पे वो लिख दूंगा, और उसके बाद मैं मंजर से क्या काम कहना चाहता हूँ मैं वो लिखूंगा, सेंड कर दूंगा। मंजर को एक ईमेल चली जाएगी कि आबिद ने तुम्हें कोई टास्क असाइन किया है। वो उस पर क्लिक करेगा तो डेफिनेटली इसी एक्सेल में वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद इस हेडर फुटर्स हैं। एज अ डेटा एनालिस्ट हमारा इनसे कोई काम नहीं है। टेक्स्ट बॉक्स भी हम कम ही यूज करते हैं। वर्ड आर्ट तो ये बहुत पहले यूज किया जाता था, अब इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। सिग्नेचर लाइन है, अगर आपने ये डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो सिग्नेचर लाइन भी ऐड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। उसके मैथमेटिकल फंक्शंस, यस, अगर आपको कोई मैथमेटिकल फंक्शन ऐड करना है तो आप मैथमेटिकल फंक्शन, अदरवाइज तो ऐसे नहीं लिखा जा सकता ना। तो ये भी अब इसका पार्ट है, पहले हमें ये इंस्टॉल करना पड़ता था। उसके बाद सिंबल्स हैं, सिंबल के शॉर्टकट्स भी हैं हमारे पास। अ, अगर आपके पास वो बड़े कीबोर्ड वाला लैपटॉप है जिसके राइट साइड पे न्यूमेरिक कीज होती हैं, तो आप ऑल्ट के साथ मुख्तलिफ कीज अप्लाई करें तो आप सिंबल्स बना सकते हैं। अदरवाइज एक फार्मूला है इसका यूनिचार का, यूनिचार में मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ 1020 और देखते हैं इसके ऊपर मुझे क्या सिंबल देता है। तो कुछ इस तरह का सिंबल इसने दे दिया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको नजर आ जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली, और यही सिंबल आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। अब ये वो हैं जो चीजें आपके कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ से यूज कर लेते हैं। उसके बाद आता है ड्रॉ। अब अगर आप तो पेंटिंग शेंटिंग के शौकीन है तो आप यहाँ से कुछ मिसाल के तौर पे ये पकड़ा और आपने इसको ड्रॉ कर लिया, कोई ये पकड़ा तो इससे ड्रॉ कर लिया। तो अगर आप ड्राइंग के शौकीन है तो आप इसको कैनवस के तौर पे यूज करके ड्राइंग भी कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर नेक्स्ट हम टैब में जाएं तो वो है जी पेज लेआउट का। ज्यादातर तो हम यूज करते हैं जब प्रिंट आउट लेना हो, उस वक्त हम पेज लेआउट यूज करते हैं। हमने A4 रखना है, हमने उसके ओरिएंटेशन क्या रखनी है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, हमने मार्जिन्स क्या रखने हैं, उसके अलावा ब्रेक्स, पेज ब्रेक्स करनी है, बैकग्राउंड यूज करने हैं, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जब आप इमेजेस के साथ काम करेंगे, 2 या 3 इमेजेस रखे हुए हैं और आप उनको किसी को टॉप पे किसी को उसके पीछे रखना चाह रहे हैं, तो आप ब्रिंग फ्रंट और सेंड बैक वाले ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आप अलाइनमेंट्स भी कर सकते हैं इमेजेस की। उसके बाद नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, फार्मूलाज।
अब इसमें वैसे तो बहुत सारे हैं और हम सारे तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन जो हम लाजमी कवर करेंगे उनमें एक तो है एग्रीगेटेड। एग्रीगेटेड कौन से होते हैं? जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो सकती हैं, सम है, एवरेज है, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट वगैरह। दूसरे हैं लुकअप एंड रेफरेंस, जिसमें भी लुकअप, एक्स लुकअप और एच लुकअप वगैरह आते हैं, लुकअप आता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे लॉजिकल फंक्शंस को, टेक्स्ट फंक्शंस को, डेट टाइम फंक्शंस को भी डिस्कस करें। फाइनेंशियल इसमें नहीं होंगे, उसमें वो सेपरेट, उसमें टाइम लगता है। पाइथन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, पाइथन में क्या कुछ किया जा सकता है, लेकिन चूंकि आप लोगों का बैकग्राउंड नहीं है तो मैं आपको इसमें डीपली नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन ओवरव्यू जरूर दे दूंगा। फिर आप नेमिंग टैग बना सकते हैं, अपनी मर्जी के फॉर्मूले लिख के एक जगह पे एक नाम से स्टोर कर लें और जब दिल करे उसको यूज करते रहें। उसके अलावा फार्मूला एडिटिंग्स हैं और कैलकुलेशंस ऑप्शन है, यानी कि आप मैनुअल और ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट टैब है जी हमारे पास डेटा का। डेटा टैब में क्या चीज़ है? डेटा टैब के अंदर सबसे पहले एक्सेल में सिर्फ आप एक्सेल का डेटा ही यूज नहीं कर सकते, आप डिफरेंट सोर्सेज का डेटा ले सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे या देखें, ये मेरे पास फाइल्स का है, एक्सेल में से किसी एक्सेल का ले लूँ, सीएसवी है, एक्सएमएल फाइल है, जेसॉन फाइल है, पीडीएफ का डेटा भी मैं ले सकता हूँ, फोल्डर पूरे का पूरा इंपोर्ट कर सकता हूँ, या शेयर पॉइंट का फोल्डर भी अपने एक्सेल में मैं लेके आ सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास अदर डेटाबेसेस हैं, जैसे सीक्वल सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, एनालिसिस सर्विसेज है, और ये बहुत सारे डेटाबेसेस हैं। आप इसको आराम से तसल्ली से जाके चेक करके अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर एज्योर, एज्योर एक क्लाउड है, क्लाउड के डेटाबेसेस हैं, वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। फैब्रिक के डेटाबेसेस हैं, लेक हाउस है, वेयर हाउस है, डेटा फ्लोज हैं, डेटा वर्सेज हैं, ये भी आप यूज कर सकते हैं। फिर कुछ ऑनलाइन सर्विसेज हैं, जैसे शेयर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सचेंज सर्विस है, डायनामिक 365, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। डायनामिक 365 बेसिकली सीआरएम डेवलप होते हैं इसके अंदर, तो वो बहुत लोग यूज करते हैं, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का टूल है। उसके बाद आप कोई टेबल रेंज वगैरह, और ये ओडीबीसी और ओएलईडीबी, पता नहीं कितने कितने डेटा सेट्स हैं जो ले सकते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। फिर आप कंबाइन कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सेकंड पार्ट की है, यानी कि मैंने आपको बताया था पावर क्यूरी, तो भी आपकी इसी डेटा टैब के ऊपर है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये एक नई विंडो मेरे सामने खोलेगा, और ये देखें, ये है पावर क्यूरी एडिटर। तो जब हम बात करेंगे डेटा क्लीनिंग की, तो वो डेटा क्लीनिंग बेसिकली हम इसी पावर क्यूरी से करेंगे डेफिनेटली इस ट्रेनिंग के अंदर। और उसके बाद हमारे पास अगर आप देखो तो रिफ्रेश का है, अगर आपने कनेक्शन बिल्ड किए हुए हैं, यानी कि अदर सोर्सेज से डेटा लेके आए हैं, तो फिर आप इसको रिफ्रेश करके डेटा को जो भी नई एडिशन है वो लेके आ सकते हो। टेक्स्ट टू कॉलम है इसके अंदर। टेक्स्ट टू कॉलम वो होता है अगर आप समटाइम फाइल खोलते हैं सीएसवी की, तो वो एक ही कॉलम में सब कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा होता है, हालांकि वो एक कॉलम में नहीं होता बल्कि उसका सेपरेटर लगा होता है, मे बी कॉमा। तो हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम, क्या कह सकते हैं हम इसे, डिलिमिटर्स। फिर आपने डेटा को क्लीन करना है, ऑटो फिल करना है, डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है, या आपने वैलिडेशंस लगानी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कंसोलिडेट कर सकते हैं। डेटा मॉडल, ये अच्छा, ये डेटा मॉडल क्या चीज़ है? बेसिकली जैसे पावर क्यूरी है ना, इसी तरह पावर टूल एक और भी मैंने आपको बताया था, और वो है पावर पिवट। पावर पिवट का टैब भी अलग से ऊपर मेरे पास है, और आपके पास भी अब आ चुका होगा डेफिनेटली, आप लोगों ने वो सेटिंग कर लिया। तो पावर पिवट क्या चीज है? हम एक्सेल के अंदर एक लिमिट तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं नीचे तक जाऊं तो 1,48,576 रोज कर सकते हैं, और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एक्स एफ डी तक कॉलम्स ले जा सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन अगर इससे आगे भी डेटा आपके पास है तो फिर आप पावर पिवट में ले आए। पावर पिवट के अंदर जो कैलकुलेशन होती है ये डेक्स के जरिए होती है। डेक्स आम फार्मूले से डिफरेंट है, और डेक्स जो है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस की। तो जब हम डेक्स लिखेंगे तो हम कहेंगे हमने न्यू एक्सप्रेशन लिखी है, और जब हम एक्सेल का फार्मूला लिखेंगे तो हम कहेंगे हमने फंक्शन लिखा है। इसके अलावा आप इसको डायग्राम व्यू में डेटा को देख के उसके रिलेशनशिप्स वगैरह बना सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें पावर पिवट में है, और डेफिनेटली हम इनको भी सीखेंगे, इनके ऊपर भी बात करेंगे। आप क्विकली डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं, यहाँ से वो भी हो जाएगा। व्हाट इफ एनालिसिस करना है, फोरकास्ट शीट बनानी है, ग्रुप अनग्रुप करना है, तो ये सारी चीजें डेटा में अवेलेबल है। नेक्स्ट है रिव्यू। सारी चीजें आप तसल्ली से देखिएगा। दो चीजें मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं, यहां से आप अपनी शीट के ऊपर प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, आप अपनी वर्कबुक के ऊपर प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। सो बेसिकली एक्सेल की जो फाइल है, इसको आप तीन तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। या तो पूरी की पूरी फाइल के ऊपर पासवर्ड लगा दें, जो कि रिकवरेबल नहीं होता, ये बात ध्यान में रखिएगा। या आप वर्कबुक या वर्कशीट के ऊपर प्रोटेक्शन लगा दें, ये रिकवरेबल है। इसके लिए एक्सएमएल अगर आपको आता है तो आप इसको रिकवर कर सकते हैं, लेकिन ये हर बंदे को नहीं आता, इसलिए हर बंदा ये कर भी नहीं सकता।
तो आपका डेटा जो है वो ज़ाया होने के खतरे हैं, अगर आपने फाइल के ऊपर जो पासवर्ड लगाया वो आप भूल गए हैं तो। उसके बाद हमारे पास व्यू का ऑप्शन है। व्यू में बड़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्री स्पैन्स। हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर ऑटोमेट है। ऑटोमेट में क्या चीज़ है? बेसिकली ऑटोमेट के अंदर आपका जो स्क्रिप्टिंग है या वीबीए है या मैक्रोज है, ये सारी आ रही होती हैं। उसके बाद अब आपके पास अगर डेवलपर टूल आ गया तो डेवलपर में हम मैक्रोस के भी बारे में भी बात करते हैं, प्लस हम कुछ ड्रॉप डाउन, कुछ ऑप्शन बटन्स या लिस्ट बॉक्सेस वगैरह बनाते हैं अपने डैशबोर्ड को ज़रा और खूबसूरत बनाने के लिए। अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आती या अगर आपको लगता है कि मैं मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करता हूं, तो आपके पास एक्सेल के अंदर हेल्प मौजूद है। आप सपोर्ट पे भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने ये बाय किया हुआ है, आप हेल्प ले सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, ट्रेनिंग्स वगैरह देख सकते हैं, या आप कम्युनिटी ज्वाइन करके वहां से भी सवाल कर सकते हैं। डेटा स्ट्रीमर ये भी आपके पास आ चुका होगा। डेटा स्ट्रीमर के ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ये बेसिकली हम किसी अदर सोर्स का डेटा जो है वहां पे लेके आ रहे होते हैं। पावर पिवट ये मैं अभी आपको दिखा चुका हूँ। एआई एडेड फार्मूला एडिटर्स, अब ये क्या करता है? आप फार्मूला लिखते हैं या इसको कहते हैं कि मुझे लिख दो, तो ये आपको लिख के दे देता है। अब मैंने आपको ना एक चीज दिखाई थी, जब मैंने यहाँ पे क्लिक करके नीचे तक स्क्रॉल किया तो मैंने आपको बताया था कि जो 1 से लेके 1 मिलियन प्लस तक है वो रोज है। इसका मतलब है जो चीज नंबर में लिखी हुई है दैट इज नोन एज रो, और जो चीज अल्फाबेट में लिखी है ABCD, ये कॉलम्स है। ये आपने अब याद रखना है, और मैं आप लोगों से पूछूंगा, ये भूलना नहीं है। एबीसीज में कॉलम है, 1 2 3 में रो है। कॉलम जो है वो वर्टिकली है और रोज है वो हॉरिजॉन्टल है। अब इस कॉलम और रो को मिला के जो चीज बनती है उसको कहते हैं सेल। जैसे अभी देखें मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, और अगर आप यहाँ पे पढ़ो तो लिखा हुआ है C4, मतलब C कॉलम है, 4 रो है। और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ G11 और इसको मैं कर देता हूँ एंटर, तो ये देखें G कॉलम और 11 रो में चला गया ऑटोमेटिकली। सो ये हमारा सेल है, ये आपने इसको याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा क्या कुछ है इसमें? इसके अलावा आपके पास ये फार्मूला बार है। जब जब आपने कुछ फार्मूला लिखना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे। और हमारे पास शीट्स हैं। ये शीट 1 है। अगर आपने मजीद ऐड करनी है प्लस पे क्लिक करते जाएं, या आप राइट क्लिक करके इंसर्ट करें, तो आप दोनों तरह से शीट्स ऐड कर सकते हैं। और इस शीट के ऊपर डबल क्लिक करके या राइट क्लिक से आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। इस शीट के साथ साथ नीचे हमारे पास स्टेटस बार है, जहां पे लिखा हुआ है एक्सेसिबिलिटी गुड टू गो। इस ये स्टेटस बार भी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिखता हूँ, 10 20 30, और इन नंबर्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जब मैंने सिलेक्ट किया तो मेरे पास क्या आया? एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम और सम। क्विक एनालिसिस आ गया मेरे पास। हो सकता है आपके पास तीन ही आ रहे हो, एवरेज, काउंट और सम। आप बाकी लेके आना चाह रहे हैं, यहीं पे राइट क्लिक करें और ये ऑप्शन मौजूद है आपके पास। आप इनको एनेबल करें तो ये सारी चीजें शो हो जाएंगी। तीन तरह से पेज को व्यू कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल व्यू है, एक आप पेज व्यू कर सकते हैं, और आप एक ब्रेक, पेज ब्रेक के साथ इसको यूज कर सकते हैं। ये आप देखेंगे लाइनें भी अजीब सी लाइनें दरमियान में आपको नजर आ रही होंगी। फिर जूम ऑप्शन है, आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं इस फाइल को। और दैट्स इट। ये है जी सारा ओवरव्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। अब आपने ये मेक श्योर करना है कि नेक्स्ट सेशन जो नेक्स्ट वीक में होगा उसमें आपके पास ऑफिस 365 2024 ये इंस्टॉल होना चाहिए। ऑफिस 365 फैमिली वर्जन अगर आप बाय करना चाहें, कुछ लोग आपस में मिलके आप बाय कर सकते हैं। एक बंदा अपनी आईडी पे खरीद ले, आप 5 6 लोग उसको आपस में डिवाइड कर सकते हैं। और अगर मजीद सस्ता बनाना है इसको अपने लिए, आई थिंक $99 का ये है। अगर आपने मजीद इसको सस्ता बनाना है तो एक जो लाइसेंस है ये 5 लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप एक लाइसेंस 5 लोगों के पास लॉग इन करवा दीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद जो दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी वो है गूगल शीट। और गूगल शीट में भी आप देखो तो सबसे पहले तो यहाँ पे इसका नाम है। अब ये ऑटो सेव भी होती है, चूंकि ये डाउनलोडेड नहीं है, ये क्लाउड पे है, तो ये यहीं से ऑटो सेव हो जाएगी। आप इसको स्टार कर सकते हैं फेवरेटीज में ऐड करने के लिए। आप इसका फोल्डर वगैरह ओपन कर सकते हैं, और ये इसका स्टेटस है कि डॉक्यूमेंट की इस वक्त क्या पोजीशन है। राइट साइड पे इसमें अच्छी चीज ये है कि आपको यहीं से इसको शेयर कर सकते हैं। आप तो एक्सेल भी कर पा रहे हैं आप। उसके अलावा जेमिनाई है। एक्सेल में क्या था? को पायलट। यहाँ पे क्या है? जेमिनाई। ये ज़हन में रखिएगा, एआई दोनों ने अपना अपना साथ दिया हुआ है। फिर फाइल है। फाइल में आप देखो ये सारे टूल्स हैं। ये हम इनको मेन्यूज कहेंगे, यहाँ पे रिबन नहीं कहेंगे, मेन्यूज कहेंगे। और उसके अलावा ये देखें, ये सारे वो टूल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं और आपको ज्यादा यूज करने पड़ते हैं। अब इसमें पावर पिवट, पावर क्यूरी तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर ऑटोमेशन फिर भी है, मैक्रोस भी हैं और ऐप स्क्रिप्ट भी है। जब हमने एक्सेल की बात की थी तो मैंने आपको वीबीए के साथ मैक्रो के साथ वीबीए कहा था, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। वो सिर्फ
माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स के साथ यूज होता है। और जब हम गूगल की प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो फिर हम ऐप स्क्रिप्ट यूज करते हैं। कॉलम, फार्मूला बार, रोज, शीट सब वैसी हैं जैसी वहां पे है, लेकिन इसके अंदर डेटा उतना ज्यादा नहीं हम कॉपी कर सकते जितना वहां पे होता था। अलबत्ता इसकी ऑटोमेशन उससे जरा ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं एक्सेल सीख रहा हूं तो मुझे फिर गूगल शीट सीखने की क्यों जरूरत है? अगर आपने इसको यूज करते हुए मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम करना है तो फिर डेफिनेटली कभी क्लाइंट एक्सेल का आ जाएगा, कभी गूगल शीट का आ जाएगा, तो आपको दोनों टूल्स को साथ लेके चलना है। उसके बाद जो लास्ट चीज थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, एंड दैट इज लुकर स्टूडियो। लुकर स्टूडियो ये एक हेल्थ केयर का डैशबोर्ड है। डेटा इसका डिस्कनेक्टेड है जिसकी वजह से इस वक्त ये एरर दे रहा है। और इसमें क्या चीज़ है, मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, वैसे ही ये भी है जैसा आप बाकी चीज़ों को देख रहे थे। मिसाल के तौर पे इसमें भी तो सारे मेन्यूज हैं, इसमें भी तो सारे टूल्स हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि यहाँ पर आपको डेटा इस फॉर्म में नज़र आएगा, जो भी एक सेकंड में यहाँ पे इस फॉर्म में नज़र आएगा जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रही है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस डेटा के ऊपर, और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से विजुलाइज भी कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे विजुअलाइज किया हुआ तो है, लेकिन इसमें एरर है। आई डोंट नो किस वजह से एरर आ रहा है, और वो देखने का इस वक्त टाइम नहीं है कि मैं मे बी बैक एंड डेटा डिस्कनेक्ट हुआ हो, मे बी उसमें कोई प्रॉब्लम आई हो। अलबत्ता आप इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर ड्रॉप डाउन स्लाइसर वगैरह ऐड कर सकते हैं, डेटा को ब्लेंड कर सकते हैं। आप इसके अंदर वो जो मैंने बात करा था उसको यहाँ पे हम कंट्रोल्स कहते हैं। और या आप इसमें बहुत सारे चार्ट्स हैं, कोई सा भी चार्ट यूज करें, सिर्फ उसको यहाँ से वैल्यू उठा के आपने या ब्रिंग लेके आनी है, और दैट्स इट, ये आपका काम हो जाएगा। जब ये सारा कुछ आप कर लेंगे ना, तो उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने करना ये है कि अपनी प्रोफाइल बनानी है अपवर्क, फाइवर, लिंक्डइन के ऊपर डेटा एनालिस्ट की। और आपने 3 टूल का जिक्र करना है, एक्सेल, गूगल शीट और लुकर स्टूडियो का। दुनिया जहान की चीजें नहीं डालनी उसमें, सिर्फ 3 चीजों की बात करनी है, और 3 चीजों के ऊपर ही बड़ा काम है। आज क्या दिन है? संडे है। आज भी आपको कितनी एक्सेल की, गूगल शीट की या लुकर की जॉब मिलेंगी। अच्छा, इन तीनों के अगर रेट्स का कंपैरिजन करें तो लुकर का रेट दूसरों के मुकाबले में ज्यादा है, एक्सेल का रेट सबसे कम है फ्रीलांसिंग में। उसकी एक रीजन है, एक्सेल तकरीबन हर दूसरा बंदा जानता है, तो यहाँ पर एक्सेल के फ्रीलांसर्स बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं। गूगल शीट के कम है, और लुकर के उससे भी कम है। सो अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गूगल शीट्स, ये हमने सर्च किया और देखते हैं ये हमें क्या रिजल्ट देता है। पहले तो हमें वेरीफाई कर लेगी। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, वेटिंग फॉर upwork.com। देयर यू गो। कितनी जॉब्स आई हैं मेरे पास इस वक्त, यहाँ से पता चलेगा। 838 जॉब्स हैं जो इस वक्त भी गूगल शीट की ओपन है। लेकिन अगर हम एक्सेल की बात करें वो ज़्यादा हो जाएंगी, आई होप सो, क्योंकि उसके अंदर डेटा एंट्री की जॉब्स भी आ जाती हैं डेटा एनालिस्ट के अलावा। 1820 है। और इसी तरह से अगर हम वीकेंड पे ही लुकर की जॉब सर्च करें तो आई डोंट नो कितनी होंगी लुकर की। 329 इस वीकेंड पे भी लुकर स्टूडियो के रेलेवेंट जॉब्स ओपन हैं। चीज़ें आपके सामने हैं, टूल्स आपके सामने हैं, मेहनत आपने करनी है। मैं आपके बिहाफ पे मेहनत नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, सिर्फ आपको सिखा सकता हूँ। इस ग्रुप के अंदर 300 प्लस लोग हैं, जिनमें से 40 के लगभग जो है वो ट्रेनिंग में आते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो 40 ट्रेनिंग में आ रहे हैं यही वो लोग हैं जो कि आगे इसको यूज़ कर लेंगे। बाकी सबको ये हौसला तसल्ली अवेलेबल है कि जी इसकी वीडियोस तो हमारे पास हैं और हम सीख लेंगे। और मेरे पास ऐसे कितने चीते आए जिन्होंने आज भी वीडियोस डाउनलोड करके अपने पास रखी हुई हैं, लेकिन उनको टाइम नहीं मिल पा रहा। तो अगर आप इस माइंडसेट के साथ आए हैं तो कंग्रेचुलेशंस, टाइम आपको भी नहीं मिलना। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।